Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अर्थात कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे कि कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं और कौन कौन से यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यौगिक जिनमें कार्बन तथा धातु बंध हो और धातु परमाणु कार्बनिक मूलक के साथ जुड़ा हुआ हो अर्थात कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, लेड व टिन आदि धातुएं कार्बनिक मूलकों के साथ संयुक्त होकर कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करती है। इन धातुओं के अतिरिक्त बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा आर्सेनिक जैसी उपधातुएं भी कार्बनिक मूलकों के साथ कार्ब धात्विक यौगिक बनाती है। लेकिन यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि केवल कार्बनिक मूलक के साथ धातु होने पर ही यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक नहीं हो जाता है। किसी कार्ब धात्विक यौगिक में कार्बन धातु बंध अर्थात मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है होना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः जैसे कि सोडियम एल्कोक्साइड है, क्या होगा इसमें RONA, मतलब कि धातु किसके साथ बंधित है? ऑक्सीजन के साथ। इसी प्रकार से धात्विक एस्टर RCOO2Ca आदि यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसमें धातु परमाणु किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ नहीं। जबकि एल्किल लिथियम RLi, डाई एल्किल जिंक R2Zn, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम R3Al आदि कार्ब धात्विक यौगिक हैं, क्योंकि इन सब में धातु कार्बन बंध है। साथ ही केवल धातु कार्बन बंध होने पर भी यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक नहीं होगा जब तक कि कार्बन परमाणु कार्बनिक मूलक का भाग न हो। अतः धात्विक कार्बोनिल मेटल कार्बोनाइल्स में यद्यपि मेटल और कार्बन के बीच बंध होता है, लेकिन ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं माने जाते, क्योंकि CO अणु कार्बन मूलक नहीं है। कुछ कार्ब धात्विक यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें कि धातु कार्बन के साथ साथ धातु हैलोजन बंध भी होते हैं, जैसे कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, डाई एल्किल टिन डाई हैलाइड R2SnX2 आदि कैसे कहलाएंगे? मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक। तो इस आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों को परिभाषा निम्न प्रकार से होगी कि ऐसे विशिष्ट गुण वाले यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋण विद्युती अथवा धन विद्युती हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व के परमाणु के साथ सीधे जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार इसकी सीमा में धात्विक साइनाइड, धात्विक कार्बोनेट भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें हम इस वर्ग में सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि इनमें विशिष्ट गुणों का अभाव होता है, जो कि किसमें होना चाहिए? कार्ब धात्विक यौगिकों में होता है। यहाँ विशिष्ट गुणों से तात्पर्य है कि जब एक सहसंयोजक बंध कार्बन परमाणु व किसी ऋण विद्युतीय परमाणु कम ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य होता है, तो उस बंध की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि कार्बन परमाणु में कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन रिच होगा, डेल्टा माइनस। जबकि मेटल पे कौन सा आवेश आएगा? प्लस चार्ज। फलतः ये यौगिक उन समस्त कार्बनिक अभिक्रियाओं के साथ क्रिया करके कार्बन कार्बन बंध बनाते हैं जिनमें कि कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अतः इस प्रकार हम इनकी सहायता से कई प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि एथिल लिथियम। यहाँ हम देखें कि लिथियम और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज़्यादा है, और इसकी क्रिया हम किससे करवाएं? एलिल ब्रोमाइड से। तो इसमें बंध किस तरफ टूटेगा? इधर ब्रोमीन की तरफ टूटेगा और इधर कार्बन की तरफ टूटेगा। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? Li यहाँ से और Br, और इसके साथ ये जुड़ जाएगा और क्या प्राप्त होगी हमें? 1 पेंटीन। इसी प्रकार से एथिल लिथियम की क्रिया जब हम कीटोन से करवाएं तो
निम्न मध्यवर्ती योगात्पाद प्राप्त होगा और उसका हम जल अपघटन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल अर्थात तृतीयक अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। अतः इसी उपयोग के कारण कार्बधात्विक यौगिकों का अत्यधिक महत्व होता है। अब हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं वर्गीकरण, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं नोमेनक्लेचर। कार्बधात्विक यौगिकों के नामकरण में हम निम्न नियम का फॉलो करते हैं। फर्स्ट नियम क्या है इसका, कार्बधात्विक यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले कौन सा समूह लिखा जाता है, कार्बनिक समूह का नाम लिखा जाता है और फिर धातु का नाम, और दोनों नामों को एक ही शब्द में लिखते हैं, दो में नहीं। जैसे यहाँ क्या है, ये CH3Li, तो कार्बनिक समूह कौन सा है इसमें, मैथिल, और धातु परमाणु कौन सा है, लिथियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल लिथियम। इस एग्जाम्पल में क्या है, फेनिल है कार्बनिक परमाणु और लिथियम है धातु, तो इसका नाम क्या होगा, फेनिल लिथियम। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम इसमें किसका नाम लिख रहे हैं, कार्बनिक का, और उसके बाद में धातु का। तो ये फर्स्ट नियम है। इसका सेकंड नियम क्या है, यदि एक से अधिक समान एल्किल समूह हो तो नाम से पहले क्या लगाते हैं हम, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्व लग्न लिखते हैं। जैसे यहाँ एथिल के कितने परमाणु हैं, 2, और जिंक मेटल है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डाई एथिल जिंक। इसी प्रकार से यहाँ एथिल के कितने हैं, 3, और एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ कार्बनिक समूह क्या है, एथिल, और कितने हैं, 3, तो क्या लिखेंगे, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। थर्ड नियम है कि यदि एक से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल अथवा एरिल समूह हो तो उनके नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, फेनिल समूह है और दूसरा है एथिल है, और धातु कौन सी, मैग्नीशियम। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, एथिल, क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है, और फिनाइल में पी से, तो क्या नाम हो जाएगा, एथिल फेनिल मैग्नीशियम। फोर्थ नियम है इसका कि यदि एल्किल अथवा एरिल समूह में कोई प्रतिस्थापन है तो सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान के नियमानुसार पहले उनकी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यदि एल्किल अथवा एरिल समूहों के नाम में डाई, ट्राई आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग हो रहा हो तो कार्बनिक समूहों की संख्या को बताने के लिए पूर्व लग्न क्या लगाएंगे, कार्बनिक समूह में 20, 30 आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखें, कितने कार्बनिक समूह हैं इसमें धातु के साथ, 2 हैं, तो क्या लगा देंगे हम, 20। अब कार्बनिक समूह में पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो क्या हो जाएगा, 20 2 4 6 ट्राइक्लोरो फेनिल मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से हम कार्बनिक समूह को 20 ट्रिस के द्वारा इंगित करते हैं और उसके साथ फिर जो जुड़े हुए हैं प्रतिस्थापित समूह उनका नंबरिंग करके और उसका IUPAC नाम देते हैं। फिफ्थ नियम है कि ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह जुड़े हुए हों तो ऐसे को क्या कहते हैं, मिक्स कार्बधात्विक यौगिक या मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इनका नामकरण करते समय पहले कार्बनिक समूह फिर धातु और अंत में क्या लिखते हैं, अकार्बनिक समूह लिखते हैं। कार्बनिक समूह व धातु का नाम हम एक ही शब्द में लिखते हैं जबकि अकार्बनिक समूह का नाम दूसरे शब्द में लिखते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ है एथिल समूह है, मैग्नीशियम धातु है और अकार्बनिक समूह क्या है, Br या ब्रोमाइड। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल मैग्नीशियम, और दोनों को हम एक साथ लिखेंगे और ब्रोमाइड को अलग लिखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें देखें, मैथिल समूह कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई मैथिल टिन, और क्लोराइड भी साथ में जुड़ा हुआ है उसको हम अलग से लिखेंगे डाई क्लोराइड। 6th नियम है इसका, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण करते समय पहले धातु का नाम लिखते हैं और फिर जितने कार्बोनिल समूह हों उनकी संख्या बताते हुए कार्बोनिल शब्द लिखा जाता है। यदि धातु परमाणु एक से अधिक हो तो पहले उसकी संख्या को डाई, ट्राई आदि पूर्व लग्नों के रूप में लिखते हैं।
जैसे हम यहाँ देखें आयरन है और कार्बोनिल समूह है, तो सबसे पहले हम धातु लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, कार्बोनिल समूह। तो धातु क्या है यहाँ, आयरन, और कार्बोनिल कितने, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनिल, जो कि दूसरे शब्द में लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखें CO2 और ब्रैकेट में CO होल 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाई कोबाल्ट, और ये कितने हैं कार्बोनिल, 8, तो क्या लिखेंगे, ऑक्टा कार्बोनिल। नेक्स्ट नियम है, सिलिकॉन के कार्बधात्विक यौगिकों को सिलिकॉन हाइड्राइड अथवा सिलेन का व्युत्पन्न मानते हुए एक ही शब्द में नामकरण करते हैं। इसमें भी यदि कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह मिश्रित हो तो उपयुक्त जो ऊपर हमने नियम बताए हैं उसी के अनुसार पहले कार्बनिक समूह को और फिर अकार्बनिक समूह को नामकरण में सम्मिलित करते हैं। जैसे हम यहाँ देखें कि जो मैथिल है उसके 4 एटम है और सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, टेट्रा मैथिल सिलेन, क्योंकि इसको सिलिकॉन का हम व्युत्पन्न मानते हैं। नेक्स्ट इस एग्जांपल में देखें तो क्या नाम हो जाएगा, डाई मैथिल, और कितने क्लोरो हैं, 2, तो डाई क्लोरोसिलेन। तो इस प्रकार से इसका नाम होगा डाई मैथिल डाइक्लोरोसिलेन। तो इस प्रकार से हम इन 7 नियमों की सहायता से किसी भी कार्बधात्विक यौगिकों का नामकरण करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। इनमें से प्रमुख प्रकारों का वर्णन निम्न प्रकार से है। फर्स्ट हम देखेंगे मेटल और कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन व धातु के बंध की प्रकृति के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसमें आयनिक यौगिक, सेकंड है सहसंयोजक यौगिक या कोवलेंट कंपाउंड्स, थर्ड है विस्थानीकृत पाई बंध युक्त यौगिक अर्थात कंपाउंड्स विथ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स। सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक यौगिक या आयोनिक कंपाउंड्स। अत्यंत धन विद्युती जिनकी विद्युत ऋणता किससे कम है, 1.2 से कम है, वाले धातु एवं कार्बन जिसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है, 2.5 के मध्य जो बंध होगा उसकी प्रकृति आयनिक होगी, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर है। अतः क्षार धातुएं आयनिक कार्बधात्विक यौगिक बनाती हैं। इन यौगिकों में निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट गुण क्या है इसमें, ये वाले जो हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलेय होते हैं, जबकि जल आदि ध्रुवीय विलायकों में ये विलयशील होते हैं। सेकंड गुण है इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं और वैद्युत अपघटन करने पर कार्बनिक मूलक एनोड पर व धातु कैथोड पर मुक्त होती है। जैसे हम यहाँ देखें कि एथिल सोडियम है वो किस में टूटता है, एथिल आयन में और सोडियम आयन में। तो जिसमें एथिल माइनस चार्ज है वो किस पे मुक्त होता है, एनोड पर, और सोडियम कहाँ मुक्त होता है, यहाँ पर कैथोड पर। थर्ड गुण है इनका ये उभय अपघटन या डबल डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं देते हैं। सोडियम एथिल है और ये सोडियम है, ये एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करवा के क्या बना रहा है, इसमें यहाँ से निकलेगा तो NaBr निकल जाएगा और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ब्यूटेन। इन अणुओं में कार्बन परमाणु पे कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश। अतः ऐसे अणु जिनमें ऋणावेश विस्थानीकृत हो जाता हो वे अधिक स्थायी होते हैं। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा इन यौगिकों को हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें, यहाँ इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं हम, बेंजीन से, एथिल सोडियम की। तो यहाँ क्या होगा, इसके H को प्रतिस्थापित कर देगा और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, अब एथेन, और यहाँ पर Na आ जाएगा। तो साइक्लोपेंटाडाइनिल यौगिक भी विस्थानीकरण के कारण ही स्थायी होते हैं। नेक्स्ट है इसका सहसंयोजक यौगिक या कोवलेंट कंपाउंड्स। अधातुएं तथा कम धन विद्युती धातुएं कार्बन के साथ सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक बनाती हैं। इनमें धातु व कार्बन बंध सामान्यतः सहसंयोजक सिग्मा बंध होता है।
लेकिन दोनों परमाणु की विभिन्न ऋणता में अंतर के कारण बंध की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। डाईएथिल जिंक, ट्राईएथिल बोरेन, ट्राईमेथिल बोरेन, ट्राईएथिल एल्यूमिनियम आदि यौगिक इसी की श्रेणी में आते हैं। थर्ड टाइप है इसका विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक या कंपाउंड्स विथ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इस श्रेणी में कार्बधात्विक यौगिकों का एक बड़ा समूह आता है और इन यौगिकों की व्याख्या सामान्य बंध नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बनिक समूह के विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र और धातु परमाणुओं के रिक्त कक्षकों के मध्य क्या होता है? अतिव्यापन होता है। साथ ही कार्बन परमाणु के रिक्त कक्षकों व धातु परमाणु के पूर्ण कक्षकों के मध्य भी अतिव्यापन होता है। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? पूर्ण भरे हुए कक्षक के साथ साथ रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। फिर इसको बंध की प्रकृति व संरचना के आधार पर पुनः से विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिकों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें सेतु बंधित एल्किल यौगिक, ब्रिज्ड बॉन्ड एल्काइल कंपाउंड्स। बेरिलियम है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम आदि के बहुलकीय या पॉलीमरिक एल्किल यौगिक इस श्रेणी में आते हैं। जैसे ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम का द्विलक क्या हो जाएगा? CH3 का होल 6Al2 में पाया जाता है क्योंकि CH3 होल ट्राइस एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम परमाणु का क्या पूर्ण नहीं होता? अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। अतः ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? द्विलक में। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों के द्वारा इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। ट्राई मैथिल एल्यूमिनियम की संरचना किस प्रकार से होगी? द्विलक की, एल्यूमिनियम से ये जुड़ा होगा ये, और दूसरा वाला इस वाले एल्यूमिनियम से भी जुड़कर इस प्रकार से CH3 के रूप में पाया जाता है। कुछ कार्बोनिल यौगिकों भी सेतु बंध संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि वैनेडियम हेक्सा कार्बोनिल की संरचना सेतु युक्त द्विलक के रूप में होती है। हम देखिए ये दोनों कार्बोनिल है, वैनेडियम के साथ ये पांचों और इधर से, तो इस प्रकार से ये सेतु युक्त द्विलक के रूप में पाया जाता है वैनेडियम हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड। इसका दूसरा टाइप है सैंडविच यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलय के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा होता है। जैसे कि हम यहाँ देखें ये आयरन है फेरोसिन में, और ये 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलय के मध्य में जुड़ा हुआ है। इसी से इनका इस प्रकार के यौगिकों का नाम क्या पड़ा? सैंडविच। इनमें एरोमेटिक वलय के जो पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र हैं वह धातु के रिक्त डी कक्षकों के मध्य क्या कर लेते हैं? अतिव्यापन होता है, और धातु परमाणु दोनों वलयों के बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि मेटल और कार्बन बंधों की दूरी क्या रहती है? इससे समान रहती है। इसका उदाहरण है बिसाइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन या फेरोसिन। थर्ड टाइप है इसका ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक। तो इस प्रकार के यौगिक भी संक्रमण तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें द्विबंध अथवा त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जबकि धातु के जो पूर्ण भरे हुए कक्षक हैं वो ओलिफिन अथवा एसिटिलीन के रिक्त विपरीत बंधी अर्थात एंटी बॉन्डिंग कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। इनके इस प्रकार के बंधों को हम निम्न चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखें कि जो एसिटिलीन है उसके जो पी कक्षक हैं, तो यहाँ क्या है? पाई बंध से रिक्त धात्विक कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉनों का बंध। तो ये जो मेटल का है जो रिक्त कक्षक है तो इसके पाई बंध के साथ अतिव्यापन करता है। सेकंड में हम यहाँ देखें कि हम मेटल के जो भरे हुए कक्षक हैं वो कार्बन के जो पाई कक्षक है पाई के द्वारा पश्चात बंध द्वारा अतिव्यापन करते हैं।
एल्काइन धातु के बंध को निम्न सरल चित्र द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं कि यह मेटल है, ये एसिटिलीन है, तो इसके जो इन दोनों के बीच का कोण है वो कितना है 135 से 2300 डिग्री, और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी बंध लंबाई कितनी है 1.25 से 1.30 एंगस्ट्रॉम। एल्काइनों में भी एल्किनों की भांति धातु के रिक्त डी कक्षकों व एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉनों का तथा धातु के भरे हुए डी कक्षकों व एल्काइन के रिक्त पाई स्टार कक्षकों में भी परस्पर अतिव्यापन होता है। फर्स्ट हम देखें इलेक्ट्रॉन दान एल्काइन के पी कक्षक से धातु के रिक्त डी कक्षक की तरफ कैसे होता है। तो यहाँ देखिए ये धातु का क्या है रिक्त डी कक्षक, और ये जो एल्काइन है उसका क्या पूरित पी कक्षक, तो ये आपस में अतिव्यापन करते हैं। सेकंड है धात्विक के डी कक्षक एल्काइन के पाई स्टार कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का पश्च या बैक बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। ये मेटल के पूर्ण पूरित डी कक्षक हैं और ये एसिटिलीन के क्या हैं एल्काइन के पाई रिक्त कक्षक है, तो इनके साथ बैक बॉन्डिंग के द्वारा अतिव्यापन करके ये करते हैं। इस प्रकार से उसमें बंध का निर्माण होता है। सेकंड हम देखेंगे लिगेंड की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड की प्रकृति पर आधारित कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से दो भागों में किया गया है। पहला है सरल कार्ब धात्विक यौगिक, तो इसमें क्या होगा सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में इन यौगिकों में धातुओं के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े रहते हैं। इन्हें फिर हम दो भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है सममित कार्ब धात्विक यौगिक या सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इनमें धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए समस्त कार्बनिक समूह कैसे होते हैं समान होते हैं। जैसे इसमें दोनों कैसे हैं समान है, तो डाईएथिल जिंक फेरोसिन। सेकंड टाइप है सरल कार्ब धात्विक यौगिकों का असममित कार्ब धात्विक यौगिक या अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इन यौगिकों में धातु परमाणु के साथ कार्बनिक समूह भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखें एथिल फेनिल मैग्नीशियम, मैथिल फेनिल जिंक, तो यहाँ दोनों समूह कैसे हैं कार्बनिक समूह अलग अलग प्रकृति के हैं। इस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं हम असममित कार्ब धात्विक यौगिक। सेकंड टाइप है इसका मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक या मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इस प्रकार के यौगिकों में धातु परमाणु के साथ कार्बनिक समूह के अतिरिक्त अकार्बनिक समूह भी जुड़े रहते हैं, इसी से इन्हें मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखें एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ ये कार्बनिक समूह है, ब्रोमाइड कैसा समूह है अकार्बनिक समूह, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक। दूसरा एग्जांपल है डाई मैथिल टिन डाई क्लोराइड, तो यहाँ पर डाई मैथिल टिन में डाई मैथिल तो कैसा हो गया कार्बनिक समूह और Cl2 या डाई क्लोराइड कैसा हो गया अकार्बनिक। तो इस प्रकार से ये दो टाइप में होते हैं सरल कार्ब धात्विक यौगिक और दूसरा मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्ब धात्विक यौगिकों की उपयोगिता, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इनके विशिष्ट गुणों एवं उपयोगिता के कारण ही यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की एक अलग शाखा कार्ब धात्विक रसायन विज्ञान या ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के रूप में किया जाता है। इनकी कुछ प्रमुख उपयोगिताएं निम्न है। फर्स्ट है औषधियों में या इन मेडिसिन्स, पारे आर्सेनिक आदि के कार्ब धात्विक यौगिकों का वृहत रूप से कई औषधियों में प्रयोग होता है। जैसे कि मर्क्यूरोक्रोम को घाव को सड़ने से रोकने वाली एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में बहुत पुराने समय से ही प्रयुक्त किया जाता रहा है। मरकरी हाइड्राइन का उपयोग वृक्क की झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाने में किया जाता है। आर्सफेनेनीमीन का उपयोग सिफिलिस एवं अफ्रीकी निद्रालु रोग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के उपचार में किया जाता है। सेकंड उपयोग है इनका जैविक एक कृषि विज्ञान में इन बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर साइंसेस।
यदि एथिल मरकरी क्लोराइड या फास्फेट अथवा फेनिल मरकरी व्युत्पन्नों के साथ बीजों का यदि हम उपचार करके उसको बोएं तो नन्हे पौधे संक्रामक रोगों से बचे रहते हैं। किसके उपयोग से? एथिल मरकरी क्लोराइड या फास्फेट अथवा फेनिल मरकरी से। विभिन्न एल्किलटिन यौगिकों का उपयोग फंगस नाशी, बैक्टीरिया नाशी तथा अस्पतालों में कीटाणुनाशक या एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। थर्ड उपयोग है भौतिक विज्ञान में या इन फिजिकल साइंसेज। सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिक सिलिकॉन कहलाते हैं। सिलिकॉन का उपयोग स्टॉपकॉक ग्रीज के रूप में, सिलिकॉन तेल का उपयोग ऊष्मक को गर्म करने में, सिलिकॉन क्रीम का उपयोग हाथों को दाहक पदार्थों से बचाने में किया जाता है। टेट्रामेथिलसिलेन TMS का उपयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मानक यौगिक के रूप में किया जाता है। फोर्थ उपयोग है इसका उद्योगों में या इन इंडस्ट्रीज। टेट्राएथिल लेड का उपयोग मोटर ईंधन में एंटीनोगिक सब्सटेंस के रूप में किया जाता है। इससे ईंधन की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग डाइब्रोमोएथेन एवं डाइक्लोरोएथेन के साथ मिलकर इंजन में जमे हुए लेड ऑक्साइड का वाष्पशील हैलाइडों के रूप में निष्कासन करने में किया जाता है। निकल व आयरन के कार्बोनिल यौगिकों का उपयोग कई महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं जैसे कि अल्कोहलों के संश्लेषण के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन रबड़ का उपयोग जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों में सील करने में तथा गर्म न करने योग्य वैद्युत भागों को विद्युत रोधी करने में किया जाता है। मैथिल सिलिकॉन रबड़ का उपयोग ऊष्मा प्रतिरोधी के रूप में भी किया जाता है। सिलिकॉन रेजिन का उपयोग फिल्मों को बनाने में एवं सिलिकॉन से बने रंगों का उपयोग स्टील स्मोक स्टेक पर रंग करने में किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्ब धात्विक यौगिक हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्व के हैं। अतः इनका अध्ययन रसायन विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।